हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सर? 11th क्लास की बायो का जो नया सिलेबस एनसीईआरटी है उसके हिसाब से अपन पढ़ रहे थे, तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहले और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए थे। तीसरा चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हुआ था। आज तीसरे चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको लेकर आए हैं, तो ध्यान देंगे, सारे प्रश्नों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 3 के। सवाल नंबर पहला, अविभेदित पादप शरीर को क्या कहते हैं? अविभेदित पादप शरीर को, अविभेदित पादप शरीर का मतलब क्या होता है? नॉन डिवाइडेड प्लांट बॉडी होती है, मतलब वो वह पादप शरीर जो जड़ तने पत्ती में बटा हुआ नहीं होता, यानी जिसमें प्लांट बॉडी पूरी थैलस के रूप में होती है, जड़ तना पत्ती होती नहीं है। ऐसा किस में होता है बेटे? ऐसा शैवाल्स में होता है। और दूसरा किस में होता है? ऐसा ब्रायोफाइट में भी होता है, टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता। तो शैवाल की प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस। तो अविभेदित पादप शरीर, अविभेदित पादप शरीर को क्या कहेंगे बेटा? थैलस। तो इसका आंसर क्या हो गया पहले का? एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल देंगे? एल्गी और ब्रायोफाइट के प्लांट। दूसरा सवाल, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, बताओ बेटा, ब्रायोफाइटा विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी, इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी पूछा जा रहा है। बताया था मैंने, नोट्स आप देखेंगे, दोबारा से पीछे पढ़ेंगे, पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो याद आएगा। डॉक्टर शिवराम कश्यप, याद आया? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक डॉक्टर शिवराम कश्यप हैं। सवाल नंबर 3, संवहनी क्रिप्टोगेम्स क्या है? संवहनी का मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और क्रिप्टोगेम्स का मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं आते, अपुष्पोद्भिद पौधे। संवहनी का मतलब जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, क्रिप्टोगेम्स का मतलब अपुष्पोद्भिद यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो क्रिप्टोगेम्स को 2 भागों में बांटा था, आपको याद है। तो संवहनी क्रिप्टोगेम्स और असंवहनी क्रिप्टोगेम्स। जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं वो केवल और केवल कौन सा था? टेरिडोफाइट। तो संवहनी क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? ऐसे अपुष्पोद्भिद पादप जिसमें जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उसे संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। एकमात्र एग्जाम्पल है, कौन सा जगत या कौन सी क्लास? टेरिडोफाइट के प्लांट हैं, वो संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। और शैवाल और ब्रायोफाइट क्या कहलाते हैं बेटे? असंवहनी क्रिप्टोगेम्स, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, याद रखोगे। सवाल नंबर 4, फल रहित बीज वाले पादप किसे कहते हैं? बीज बनते हैं, बीजीय पादप ट्रेक्योफाइटा, बताइए कौन है? बीजीय पादप, सीडेड प्लांट। तो बीजीय पादप 2 ही होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते, बीजाणु बनते हैं। तो जनन की प्रोसीजर कहाँ से कंप्लीट होती है? बाय स्पोर, बीजाणुओं से होती है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में क्या बनते हैं बेटे? सीड बनते हैं, बीज बनते हैं। यहाँ पर पूछा है फल रहित बीज वाले पादप, यानी बीज तो हैं लेकिन इसका मतलब बीज है, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में से एक है, लेकिन एंजियोस्पर्म में तो फल बनते हैं, तो कौन रह गया? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के पादपों को क्या कहते हैं? फल रहित बीजीय पादप, यानी सीडेड विदाउट ओवरी, यानी ओवरीलेस सीडेड प्लांट, जिसमें अंडाशय नहीं होता। अंडाशय नहीं होगा तो फल नहीं होगा, फल नहीं है तो फिर फल रहित पादप कहलाएंगे ना। तो फल रहित बीजीय पादप कौन से हैं बेटे? जिम्नोस्पर्म, याद रखोगे, यानी अनावर्त बीजी, इसीलिए तो उनका नाम अनावर्त है कि बीज के चारों ओर फल होगा ही नहीं, बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता। 5वां सवाल, आवर्त बीजी पादपों की मुख्य पीढ़ी कौन सी है? एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है, या किसी भी, जैसे एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे प्लांट्स की प्लांट बॉडी 2 भागों में डिवाइड होती है बेटे। कौन सी? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद।
यहाँ पर एंजियोस्पर्म की पूछी है। ये जो आज का वीडियो बन रहा है इससे एक दो पहले क्लास वीडियो आप देखेंगे, प्लांटी जो पढ़ा था उसमें एंजियोस्पर्म। तो आवर्त बीजों की मुख्य पीढ़ी होती है बेटा बीजाणुद्भिद, याद रखोगे कौन सी? बीजाणुद्भिद, जो कि डिप्लॉइड होती है, ये भी याद रखेंगे। आवर्त बीजों की मुख्य पादप शरीर कौन सा होता है? बीजाणुद्भिद होता है और द्विगुणित होता है, वो भी डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। ठीक है। सवाल नंबर 6, पिट कोयला किससे बनता है? कोयला तो लकड़ियों को जलाने से बनता है। कोयला 4 प्रकार का होता है गुणता के आधार पर। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, पीट और लिग्नाइट। लकड़ी को जलाने से बनता है बेसिकली कोयला तो। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है वो है पीट कोयला किससे बनता है, प्लांट के सेंस में पूछा है। तो ब्रायोफाइट का एक प्लांट है जिसका नाम है स्पेगनम। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? स्पेगनम। पीट कोयला किससे बनता है? स्पेगनम से बनता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। किससे बन रहा है? स्पेगनम से। पिट कोयला बनता है स्पेगनम से। और स्पेगनम कैसा प्लांट है बेटे? एक प्रकार का ब्रायोफाइट है, याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा का एक प्लांट है स्पेगनम। ब्रायोफाइटा की 3 क्लास होती हैं, एंथोसिरोटोप्सिडा, दूसरी होती है हिपेटिकोप्सिडा और तीसरी होती है ब्रायोप्सिडा। तो तीसरी जो क्लास इनकी ब्रायोप्सिडा है, इसी ब्रायोप्सिडा क्लास का एक प्लांट है स्पेगनम। उससे क्या निकलता है? पिट कोयला निकलता है। ठीक है। तो यहाँ यही पूछा गया था सवाल नंबर 6, पिट कोयला किससे बनता है? तो क्या जवाब है पिट कोयला का? स्पेगनम। कैसा प्लांट है? ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा का कौन सा? ब्रायोप्सिडा वर्ग का एक प्लांट है स्पेगनम। उससे क्या निकलता है बेटे? उससे पिट कोयला निकलता है। क्योंकि जब ब्रायोफाइट के जो प्लांट होते हैं वो जो हाइड्रोफिटिक प्लांट है, जलीय प्लांट हैं, तो वो उसका नीचे का जो पोर्शन है वो टूट कर नीचे धीरे 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 समुद्र के तल में बैठ जाता है और कोयला बन जाता है। 7वां सवाल, राजस्थान में पाए जाने वाला जिम्नोस्पर्म का नाम। बेसिकली राजस्थान में जिम्नोस्पर्म नहीं होते हैं, लेकिन एक प्लांट है जो राजस्थान में होगा जिम्नोस्पर्म का, अनावर्त बीजी का, उसका नाम है बेटा इफिड्रा। 7वें सवाल का क्या जवाब होगा? इफिड्रा। और उसकी जाति कौन सी है जो यहाँ पाई जाती है? इफिड्रा फोलिएटा। तो राजस्थान में पाए जाने वाले जिम्नोस्पर्म का क्या नाम है? इफिड्रा फोलिएटा। ठीक है। आगे के हम कुछ सवाल देख रहे हैं। सवाल नंबर 8, चिलगोजा क्या है? ये भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट से, जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नाम का टॉपिक पढ़ा था हमने। जिम्नोस्पर्म में आर्थिक महत्व है। चिलगोजा क्या होता है बेटा? एक प्लांट है चिलगोजा की, बताऊँ मैं, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। इसकी एक जाति है जिसका नाम है पाइनस जियार्डियाना। तो पाइनस जियार्डियाना के जो बीज हैं उसे यदि आप भून लेते हो, उन्हें क्या कहते हैं? चिलगोजा। पाइनस जियार्डियाना के भुने हुए बीज, वो ठीक है ना, पाइनस जियार्डियाना के भुने हुए बीज क्या होते हैं? चिलगोजा होते हैं। सवाल नंबर 9, टेक्सास पादप का औषधीय महत्व है। पहले तो ये बताइए कि टेक्सास जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है, किसका प्लांट है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उस पर ध्यान दो। ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, क्या है? कोई सवाल है? तो मैं आपको बता दूं, टेक्सास प्लांट बेटा जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। मैंने बताए थे ना 5-6 प्लांटों के नाम याद रखने आपको। तो कौन कौन से नाम हो सकते हैं? जिम्नोस्पर्म की बात करें तो साइकस, पाइनस, नीटम, इफिड्रा, गिंगो बाइलोबा, टेक्सास। तो टेक्सास जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। उसका औषधीय महत्व क्या है? इससे कैंसर की दवा बनती है। टेक्सास से क्या बनती है? कैंसर की दवा बनती है। और क्योंकि टेक्सास जो पादप है उससे कौन सा एल्केलॉइड निकलता है? टेक्सोल निकलता है।
टेक्सस पादप से क्या निकलता है? टेक्सोल, जिससे क्या बनती है? कैंसर की दवा बनती है। सवाल नंबर 10, एक जलीय टेरिडोफाइटा का नाम। टेरिडोफाइटा के प्लांट है वो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन एक हाइड्रोफिटिक टेरिडोफाइटा का नाम पूछा है। एक जलीय टेरिडोफाइटा का नाम कुछ याद है बेटा? एजोला। क्या आंसर है इसका? एजोला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है वैसे ये प्लांट से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, दो ब्रायोफाइट पादप के नाम। दो ब्रायोफाइट पादप के नाम याद करो। अभी एक बताया था मैंने, जिसे पिट कोयला बनता है, स्पेगनम। दूसरा फ्यूनेरिया, स्पेगनम। और एक तो नाम पहले बताया था, एक यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ, स्पेगनम और फ्यूनेरिया। सवाल नंबर 12, दोहरा निषेचन और त्रिकशल्यन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये गुण है ना केवल एंजियोस्पर्म में होता है। दुनिया के किसी अन्य पादपों में ऐसा गुण नहीं होता कि वो दोहरा निषेचन और त्रिकशल्यन कर सकते हैं। ये जो क्षमता है ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी पादपों में होती है। और दोहरा निषेचन का मतलब 2 बार निषेचन होना। एक बार निषेचन होगा तो भ्रूण बनेगा, दूसरी बार निषेचन होगा तो भ्रूणपोष बनेगा। क्योंकि भ्रूणपोष में 3 केंद्रक जुड़ते हैं इसलिए उसे त्रिकशल्यन कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 13, अनावर्तबीजी व आवर्तबीजी में भ्रूणपोष का गुणिता स्तर क्या होता है? प्लॉइडी लेवल पूछा है बेटा। तो अनावर्तबीजी जो है ना, अनावर्तबीजी जिम्नोस्पर्म, इसमें जो भ्रूण है वो होता है एन हेप्लॉइड। और आवर्तबीजियों में क्या होता है? जैसे त्रिकशल्यन होता है तो ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित। तो अनावर्तबीजी में भ्रूणपोष का गुणिता स्तर तो होता है बेटा एन यानी हेप्लॉइड, अगुणित। और आवर्तबीजियों में क्या होगा? त्रिगुणित, ट्रिप्लॉइड या 3n। ठीक है ना, कंपटीशन के हिसाब से याद रखेंगे आप इसको। अनावर्तबीजी यानी जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का गुणिता स्तर हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म और आवर्तबीजी में भ्रूणपोष का गुणिता स्तर ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित होता है। सवाल नंबर 14, एक शैवाल का नाम बताइए। एक लाल शैवाल का नाम, रेड एल्गी। कैसी एल्गी बतानी है? एक रेड एल्गी बतानी है। एक लाल शैवाल का नाम याद करो बेटा। एक लाल शैवाल का नाम याद आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। रोडोफाइसी में एक था शैवाल जिसका नाम था पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया ऐसा था ना एक, किसमें था ये? रोडोफाइसी के अंदर। तो पॉलीसाइफोनिया जो शैवाल है वो कौन से वर्ग का शैवाल है? रोडोफाइसी। और ये शैवाल लाल क्यों होता है बेटा? आर फाइकोइरिथ्रीन, फाइकोइरिथ्रीन, आर फाइकोइरिथ्रीन वर्णक के कारण। इस वर्णक के कारण पॉलीसाइफोनिया जो शैवाल है वो कैसा होता है बेटा? वो एक प्रकार की रेड एल्गी है। ठीक है ना। तो एक रेड एल्गी, एक लाल शैवाल का नाम बताओ। पॉलीसाइफोनिया, ये लाल क्यों होता है? आर फाइकोइरिथ्रीन वर्णक के कारण। कौन से वर्ग का शैवाल है? रोडोफाइसी। सवाल नंबर 15, क्या सभी जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं होती हैं? सभी जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं होती हैं क्या? जिम्नोस्पर्म में समनुतक जाइलम फ्लोएम होते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती। यही गुण टेरिडोफाइटा में भी है। टेरिडोफाइटा के जाइलम में भी वाहिका नहीं होती, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में भी वाहिका नहीं होती। तो क्या सभी जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं होती हैं? नहीं होती। सभी जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं होती। जिसमें होती है उसका नाम लिख रहा हूँ, नीटम और इफिड्रा। नीटम और इफिड्रा में होती है। नीटम और इफिड्रा में तो होती हैं, बाकी सभी जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं होती। सवाल नंबर 16, साबूदाना क्या है? तो साइकस रिवोल्यूटा नामक जो प्लांट है इससे क्या बनता है बेटे? साबूदाना बनता है। तो साबूदाना क्या है? साइकस रिवोल्यूटा से साबूदाना बनता है। ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है
जो महिलाएं या पुरुष हैं व्रत या उपवास करने वाले दिन में इसको खाते हैं। तो साबूदाना एक खाद्य सामग्री है जो कहाँ से निकलती है? जिम्नोस्पर्म के एक प्लांट साइकस रिवोल्यूटा से। ठीक है। सवाल नंबर 17, सबसे बड़ा बीजांड किन पादपों में होता है? साइज के आधार पर देखा जाए तो बीजांड बेटा किसका होता है? जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उनका बीजांड सबसे बड़ा होता है। और वैसे यदि किसी प्लांट का नाम दिया है तो फिर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? साइकस। साइकस का बीजांड सबसे बड़े होते हैं बेटा। एजोला की पहचान तथा महत्व बताइए। सवाल नंबर 18, एजोला की पहचान तथा महत्व। एजोला क्या है बेटा? पहले पहचान ऐसे करनी है कि कौन से वर्ग का प्राणी है। तो ये प्लांटी में एजोला जो है टेरिडोफाइटा का प्लांट है। कैसा है? टेरिडोफाइटा का जलीय पादप है। एजोला टेरिडोफाइटा का एक पादप है, जलीय पादप है। और महत्व बताओ। महत्व ये करता है बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एजोला की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, N2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। इसलिए एजोला को चावल की खेती में बोएंगे तो वहाँ पर पैदावार क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो एजोला टेरिडोफाइटा का एक जलीय पादप है। चावल की खेती में बोने से इसका जो पैदावार है वो ज़्यादा हो जाती है फसल की, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। सवाल नंबर 19, पादप जगत का उभयचर किसे कहेंगे भाई? पादप जगत का उभयचर, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ये कहते हैं किसको? ब्रायोफाइट को। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसी का दूसरा पोर्शन पादप जगत का रेप्टिलिया यानी सरीसृप, ये किसे कहते हैं? ये टेरिडोफाइटा को कहते हैं। तो पादप जगत का उभयचर तो ब्रायोफाइट, पादप जगत का रेप्टिलिया यानी सरीसृप टेरिडोफाइटा, और ये उभयचर का मतलब होता है एम्फीबिया। ठीक है ना। सवाल नंबर 20, मोस तथा फर्न से क्या तात्पर्य है? मोस कहते हैं किसे? ब्रायोफाइट के पादपों को मोस कहते हैं। ब्रायोफाइट की कौन सी क्लास को कहते हैं? ब्रायोप्सिडा वर्ग के जो प्लांट हैं उन्हें मोस कहते हैं, जैसे स्पेगनम, जैसे फ्यूनेरिया, उन्हें मोस कहते हैं। फर्न कहते हैं टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा की सबसे जो उन्नत क्लास है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा वर्ग के जो टेरिडोफाइट प्लांट हैं उन्हें फर्न कहते हैं। वैसे लोकल या जनरल तरीके से समझना चाहें तो ब्रायोफाइट को मोस कहते हैं और टेरिडोफाइट को फर्न कहते हैं। सवाल नंबर 21, पीढ़ी एकांतरण से क्या तात्पर्य है? बताया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है? पीढ़ी एकांतरण का जो मतलब है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। तो मैंने आपको बताया था सभी प्रकार के पादपों में दो अवस्थाएं होती हैं। और कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती हैं? नंबर 1 गेमेटोफाइट और नंबर 2 स्पोरोफाइट। कौन कौन सी? गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, यानी बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के रोटेट करती रहती हैं लगातार। पहले बीजाणुद्भिद, फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। तो पादपों के जीवन चक्र इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच में चलता रहता है। और इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आई समझ में बेटा बात? तो पीढ़ी एकांतरण क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी सभी प्रकार के पादपों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, एक बीजाणुद्भिद अवस्था, दूसरी युग्मकोद्भिद अवस्था। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं या जो दोनों पीढ़ियां हैं, ये एक दूसरे को एक निश्चित समय के बाद में रोटेट करती रहती हैं। इन दोनों पीढ़ियों के बीच में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। इसी दोनों पीढ़ियों के बीच के अंतर को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।
तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। आप इन प्रश्नों को दोबारा से मोबाइल को एक बार रोक के स्क्रीनशॉट ले लो, सारे प्रश्न दोबारा लिख लो बेटा। देखो यहाँ से लेकर सवाल नंबर 1 से 10 दिख रहे हैं आपको, है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो 10, और 10 से आगे अगले में, तो 10 से आगे का लगभग 18-19 तक यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके आगे बचे हुए लास्ट 2-3 सवाल हैं, उनको यहाँ से देख लो। सारे सवाल है ना, आप मोबाइल को एक बार पॉज करके रोक के अच्छे से देखिए बेटा, और अच्छे से सारे के सारे सवालों के हल कीजिए। ठीक है, ये देखिए कुछ था इसमें से, यदि कुछ आपको लेना है, समझाई हुई चीज़ याद रहेगी इसलिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर, और 11th क्लास में कौन सा भाग हम पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 और उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।